दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अनुकृति शर्मा जी, जो मल्टी टैलेंटेड हैं। उन्होंने बुक्स भी लिखी है और बुक ऐसी वैसी नहीं, एकेडमिक, जिसको पढ़ के इंटरव्यू में बच्चे तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू दें। वो प्रोफेसर के रूप में पढ़ा भी रही हैं। नमस्ते शैलेंद्र जी, आपसे दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा और अपने शो पर मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसे आप तो मुझे जानते ही हैं और दर्शकों को पता है कि मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, कीनोट स्पीकर हूँ, लेकिन मेरा बहुत सारा समय अब खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में जाता है। तो मैं एक एजुकेटर हूँ और लखनऊ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल में एज अ प्रोफेसर काम करती हूँ। इंटरव्यू प्रेपरेशन और प्लानिंग मेरी स्पेशलाइजेशन है। बुक है जी। दोस्तों आप देखिए थोड़ा सा स्क्रीन पर, तो ये अनुकृति जी ने लिखा है और इसको उन बच्चों के लिए लिखा गया है कि जो इंटरव्यूज़ की तैयारी करते हैं। अनुकृति जी, इसमें क्या है और इसको पढ़ के कैसे बच्चे अपने को इंटरव्यू में और अच्छे से फेस कर सकते हैं? शैलेंद्र जी, ये किताब मैंने खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए लिखी है जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज किसी भी कॉलेज से समाप्त करने के बाद एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री रखने से पहले इंटरव्यूज के दौर से गुजरते हैं। जितने भी हमारे विद्यार्थी परीक्षार्थी हैं, प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं, मेंस को क्लियर करते हैं, उसके बाद भी उनका इंटरव्यू ही होता है। और आप ये जानकर थोड़ा सा हैरत महसूस करेंगे कि मेंस में चाहे कितने ही अच्छे अंक क्यों ना आ जाएं, लाखों में हर साल परीक्षार्थी एग्जाम देते हैं और इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये इंटरव्यूज की जो दुनिया है, इतनी रहस्यमयी दुनिया है। इस इंटरव्यू रूम के अंदर क्या होता है, कैसे सवाल जवाब होते हैं, परीक्षार्थियों को किस तरीके से ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी को पेश करना चाहिए और सवालों को कैसे टैकल करना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल बनकर उभर सकें। और जब उस इंटरव्यू रूम से बाहर आए, तो अगर हम कॉर्पोरेट इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट हो जाए, सिलेक्टेड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के रूप में बाहर निकलें। और अगर हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो वो इंटरव्यू रूम में एक सामान्य व्यक्ति की तरह जाएं और जब बाहर आए तो क्या पता एक अधिकारी के रूप में बाहर आए। अच्छा। ये किताब Amazon, फ्लिपकार्ट और जो हमारे पब्लिशर्स हैं अस्तित्व प्रकाशन, उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। Amazon या फ्लिपकार्ट कोई भी ऐप खोलेंगे या अस्तित्व प्रकाशन की वेबसाइट पे जाएंगे और बस मेरा नाम टाइप कर सकते हैं, अनुकृति गोविंद शर्मा, या फिर किताब का नाम टाइप कर दे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एवरीडे एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव योर इंटरव्यूइंग स्किल्स इन जस्ट 7 days। तो आपको ये किताब तुरंत पॉपअप हो जाएगी और आप इसको ऑनलाइन किसी भी माध्यम से परचेज कर सकते हैं। अभी एक शब्द इस्तेमाल किया कि इंटरव्यू की जो दुनिया है बड़ी रहस्यमयी दुनिया होती है। क्या होता है वहाँ जब कोई पैनल बैठा होता है, वो किसी बच्चे को देखता है, क्या चीज़ें उनमें ढूंढता है वो? देखिए, जब एक पैनल होता है, कोई भी बोर्ड होता है, तो जो एक इंटरव्यू रूम का माहौल होता है वो सामान्यतः रूप से बहुत ही सहयोग का ही होता है। सवाल होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपके कार्य क्षेत्र, आपके स्टडी फील्ड से ही रिलेटेड होते हैं, ज्ञान से रिलेटेड होते हैं। तो सवाल टफ हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर तार्किक सवालों को साइड में रख दिया जाए, ज्ञान से रिलेटेड सवालों को साइड में रख दिया जाए, तो ऐसे बहुत सारे और सवाल हैं जो पूछे जाते हैं जिन पर मैंने इस किताब के माध्यम से फोकस किया है। अच्छा। और उसी चीज के बारे में मैं हमारे स्टूडेंट्स को आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा सा जागरूक कराना चाहूंगी कि बच्चों को सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इट इज एन इंटरव्यू। इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए, इंटरव्यू ये एक साक्षात्कार है। पाएंगे कि यूपीएससी स्वयं ये घोषणा करता है कि इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू पैनल या बोर्ड बस एक साक्षात्कार के माध्यम से आपके व्यक्तित्व की जांच कर रहा है, उसका परीक्षण कर रहा है। तो जब आप अपना रेज्यूमे तैयार करते हैं कॉर्पोरेट्स की दुनिया में, या फिर अपना डैफ तैयार करते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सिविल सर्विसेज की दुनिया में, तो उसको तैयार करते वक्त
यू हैव टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। जितना ज्यादा आप ईमानदार ऑनेस्ट होंगे और सत्यनिष्ठा के साथ डैफ को तैयार करेंगे, वो डैफ ही दरअसल आपके इंटरव्यू की पूरी स्क्रिप्ट को तैयार करेगा। कुछ छुपाने की कोशिश मत करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे घर से आते हैं जहां पर आपके पिताजी फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नहीं कमाते, या आपकी माताजी एक होम मेकर है, तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आपके लाइफ से जुड़े हुए जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपके प्रिविलेजेस रहे हैं या जो डिसएडवांटेजेस रहे हैं, उन सब ने किसी ना किसी तरीके से आपके व्यक्तित्व में कोई जो गुण हैं उनको योगदान दिया है। आपको शर्मिंदगी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। Allow the board members to peep into your personality and answer questions related to your personality as honestly as possible. में 3 ऐसे क्या चीजें हैं जो पूछी जाती हैं? मैंने अपनी किताब में लिखा है The 3 C's, जिसके बारे में मैं मेंशन करती हूँ। यहाँ पर लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है। इंटरव्यू के दौरान 3 C's होते हैं जो डेफिनेटली किसी भी इंटरव्यू बोर्ड के मन में होते हैं और वो उनके बारे में जानना चाहते हैं। एक तो जो पहला C है वो है आपका कॉम्पिटेंस, यानी कि जिस भी कार्य क्षेत्र में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वहां पर आपकी कोर कॉम्पिटेंस चेक करी जाती है। दूसरी चीज कमिटमेंट, आप कितने कमिटेड हैं। कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कार्य क्षेत्र में कोई भी चैलेंज आता है, तो क्या आप कंपनी के साथ टिकेंगे या आप पतली गली से दम दबाकर निकल जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केमिस्ट्री चेक करी जाती है, और केमिस्ट्री आपके पर्सनालिटी के करिश्मा पे डिपेंड करती है, जिसको करिश्मा कहा जाता है, क्योंकि हर एक कंपनी का एक अपना वर्क कल्चर होता है। बोर्ड के लिए ये जान पाना बहुत जरूरी है कि आप उस कल्चर में अपने पर्सनालिटी के मुताबिक फिट हो पाएंगे कि नहीं। तो कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट एंड केमिस्ट्री आर द 3 C's। और साथ ही साथ 10 ऐसे क्वालिटीज हैं जो हर एक कैंडिडेट में होने चाहिए, जो कि अपनी किताब में लिखे हैं, लेकिन तुरंत एक एक करके आप सबको बता देना चाहती हूँ। तो सबसे पहली क्वालिटी है कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे शैलेंद्र जी आप जानते ही हैं, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, हम एक पब्लिक स्पीकर हैं, बिना कम्युनिकेशन के कुछ संभव ही नहीं है। कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड एक और स्किल जो बोर्ड चेक करता है वो है इन्फ्लुएंसिंग स्किल। अगर मुझे आपको किसी बात को लेके कन्विंस करना है, तो मेरे अंदर के परसुएशन स्किल्स कैसे हैं, क्या मैं आपको कन्विंस कर भी सकती हूँ या नहीं। फिर आती है क्वालिटी सिचुएशंस को एनालाइज करने की। कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ गई, तो उस सिचुएशन को आप कितना अच्छे से ब्रेक डाउन कर सकते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, और फिर उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल पाना, पूरी प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाना, उसको नेविगेट कर पाना, ये भी आना बहुत जरूरी है। तो 4th पॉइंट आता है, जाहिर सी बात है आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो यू हैव टू बी एन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर ऑल्सो। उसके बाद कंपनी ये भी देखती है कि आप में ड्राइव और डिटर्मिनेशन है कि नहीं। भाई कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि बार बार हर एक काम के लिए आपको एक दूध पीते बच्चे की तरह हाथ पकड़ के आगे लेके जाना पड़े। अगली क्वालिटी जो देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्या आप एक अच्छे टीम वर्कर हैं, टीम प्लेयर हैं कि नहीं, टीम के साथ काम कर सकते हैं कि नहीं। तो टीम वर्किंग स्किल्स भी चेक करी जाती है। साथ ही साथ अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप में डिटर्मिनेशन है, तो जाहिर सी बात है कि अपने करियर के ग्रोथ के लिए आप स्वयं प्रोफेशनली बहुत ज्यादा जल्दी विकास करने की कोशिश करेंगे। सो द एबिलिटी टू डेवलप क्विकली इन योर करियर। अगर आप में ड्राइव है तो आप जॉब सेटिस्फैक्शन और करियर प्रोग्रेशन के लिए अपने आप को ज्यादा जल्दी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक क्वालिटी है जो कि किसी कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती है किसी इंटरव्यू में। साथ ही साथ अगर आप टीम वर्कर हैं, तो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान ये कहता है कि आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक अडेप्टेबिलिटी आ ही जाती है। आप अडेप्टेबल हैं, आप अडेप्ट हो पाते हैं कि नहीं, ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई काम दिया गया है तो पहले आप उसको सुनिश्चित करें कि वो अच्छे से प्लान्ड है कि नहीं। तो यू हैव टू बी अ वेरी प्लान्ड एंड एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बीइंग अवेयर ऑफ द बिगर पिक्चर। आप ये मत सोचिए कि आप 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए किसी कंपनी में बस जॉब करने आए हैं। बच्चों के लिए समझ पाना जरूरी है कि जॉब और करियर में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब जॉब तो कोई भी ऐसा काम हो गया जो मैंने आपको दे दिया कि जाओ ये काम करके आ जाओ, जॉब ही तो है। लेकिन करियर, बच्चों के अंदर इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि वो टाइम टू टाइम अपने करियर ग्राफ को मैप कर सकें। जिस इंडस्ट्री का चुनाव उन्होंने किया है उस इंडस्ट्री में करियर की ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं। उस इंडस्ट्री में क्या आपकी रैंक बढ़ रही है? क्या उस हायरार्की स्ट्रक्चर में आप प्रमोट हो रहे हैं? क्या आपका प्रोफेशनल विकास हो रहा है? क्या आप उस इंडस्ट्री में अपस्किल हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं? तो करियर प्रोग्रेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने करियर को प्रोग्रेस कर पाए, कमिटमेंट के लेवल पे, कॉम्पिटेंस के लेवल पे, प्रमोशन के लेवल पे, सैलरी स्ट्रक्चर के लेवल पे, हर घटक को अगर देखा जाए, हर मेट्रिक के लेवल पे एक करियर का प्रोग्रेशन हो पाना बहुत जरूरी है। तो बड़ी पिक्चर को देखिए जब आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं, सिर्फ 2 दिन के जॉब के बारे में मत सोचिए। इन सब तैयारियों में कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं बच्चों की जो दबाव डालती हैं। पर्सनल चीज़ें बहुत होती हैं शैलेंद्र जी। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई में और इंटरव्यूज़ की तैयारी के दौरान बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो बच्चों की ज़िंदगी में आते हैं। करियर में अक्सर पर्सनल लाइफ में कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। लेकिन हाँ, खासतौर से बच्चों की उम्र एक ऐसी होती है कि देखिए उसमें एक तो वो लोग एक अडोलेसेंस की स्टेज से गुजर रहे होते हैं। हार्मोनल पीक्स बहुत होते हैं रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं और इन डिस्ट्रैक्शंस को एड्रेस करना, इनके बारे में ओपनली बात कर पाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बच्चों के लिए सॉल्यूशंस निकाल सकें। जी। तो पर्सनल डिस्ट्रैक्शन क्या होते हैं? मुख्य तौर से 4 होते हैं, उनको मैं जल्दी जल्दी बता दूंगी, लेकिन एक पर मैं ज़रूर फोकस करना चाहूँगी जो आई एम श्योर हर एक बच्चा फेस करता है। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन तो है सोशल मीडिया। आजकल जो बच्चे हैं सोशल मीडिया को लेके इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और सोशल मीडिया से 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये आपका टाइम बहुत खा जाता है, ऊपर से ये आपका अटेंशन स्पैन बहुत डिक्रीज करता है। तो सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन है, ऊपर से स्मार्टफोन अपने आप में ही एक डिस्ट्रैक्शन है। बच्चों से मैं कहती हूँ एक एक्सपेरिमेंट करो, जब आप पढ़ने बैठे तो अपने फोन को दूसरे रूम में रख दीजिए, देखिए कि आपका ध्यान अपने फोन की ओर कितना जाता है। वहीं पर फोन को अपने बाजू में रख दीजिए, चाहे छोटा सा ही एक नोटिफिकेशन आए या एक पॉपअप आए, वो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, लेकिन क्या आपका ध्यान उस फोन पे जाता है? जाता है। एक और डिस्ट्रैक्शन होता है आजकल, ये एक्सेसिव कोचिंग और मेंटोरिंग जो होनी शुरू हो गई है, इसकी वजह से बच्चों में पैसिव लर्निंग ज्यादा हो रही है और एक्टिव लर्निंग बहुत कम हो गई है। और पैसिव लर्निंग की वजह से क्या होता है कि खुद की सोचने की, समझने की क्षमता, याद कर पाने और रख पाने की क्षमता पे असर पड़ रहा है नेगेटिवली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो है रिलेशनशिप्स। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को रिलेशनशिप्स में नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए कि वो रिलेशनशिप्स टॉक्सिक ना हो। आपका पार्टनर जो हो उसके जो कोर ह्यूमन वैल्यूज हो आपके वैल्यूज के साथ अलाइंड हो। प्लीज किसी नार्सिसिस्टिक पार्टनर को जो आत्ममुग्ध है, ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप मत करिए, और ऐसे रिलेशनशिप में मत जाइए जिसके डिमांड्स बहुत अनरियलिस्टिक हैं। अगर आप एक सही पॉजिटिव सपोर्टिव पार्टनर के साथ हैं तो ये जो पढ़ाई का पूरा दौर है, ये जो जर्नी है, ये जो इंटरव्यूज के भी प्रिपरेशन की पूरी जर्नी है, खास तो अगर आप एक सही पार्टनर के साथ हैं जो आपको गाइड करता है, मोटिवेट करता है, सपोर्ट करता है आपके इस जर्नी में, तो ये पूरी पढ़ाई और प्रिपरेशन की जो जर्नी है बहुत ही लवेबल और लिवेबल हो सकती है। हाँ, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के लड़की एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, ये बहुत ड्रामा चलता है। अगर कहीं पे लड़ाई हो गई, मान लीजिए नाराजगी हो गई, 2 लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया, विच्छेद हो गया, के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल तटस्थ हो जाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रलिटी बोलते हैं। ये मैं बच्चों को काउंसिल करती हूँ कि बिल्कुल एक
आप लोगों की ही भाषा में कहते हैं ना, रोजमर्रा की भाषा में कहते हैं बेरुखी। बेरुखी का भाव लेके आइए, उदासीनता का भाव लेके आइए, बिल्ड एपैथी कि अगर ब्रेकअप हो गया तो अब वो इंसान खुश है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान दुखी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान आगे जाके बहुत खुशहाल हो, बहुत तरक्की करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो इंसान मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और मान लीजिए अगर किसी इंसान के पास आप गए, आपने हेलो बोल दिया, उस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो वहीं पे बोल दीजिए ओके गुड बाय। इस बात को यहीं पर स्थायी रूप से विराम देते हैं। कुछ भी ना समझ में आए तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी जो बहुत फेमस हो गए इस शेर के लिए, वही शेर मैं भी दोहरा देती हूँ कि अगर तू है हर जाई का मतलब बेवफा, कोई अगर आपको धोखा दे दे कि अगर तू है हर जाई तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। तो प्लीज लिजा स्वभाव मत अपनाइए, यानी कि रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। ऐसा इंसान मत बनिए जो अपनी भावनाओं में खो के अपने आत्मसम्मान को ही त्याग दे। ऐसे रिलेशनशिप से दूर रहिए तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे और अपनी स्टडीज और अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन पर फोकस कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं।